एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में। देखो, इंडियन इकोनॉमिक को मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं। मैं चाहता तो पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर सकता था, बट इंडियन इकोनॉमी आपसे रिलेट करती है सर। आपसे रिलेट इन द सेंस आप उसको जल्दी से जल्दी समझ पाएंगे, कम टाइम में आप ज़्यादा याद कर पाएंगे। मैक्सिमम पोर्शन थ्योरी पे डिपेंड है, पूरा थ्योरी ही है, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी आपको लगेगा और आप इसको कवर भी कर पाएंगे, क्योंकि आपने इसमें बहुत सारी चीजें बहुत पहले ही पढ़ रखी हैं। बस कुछ आपके लिए रिवीजन के तौर पे ही नजर आने वाली हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे तो आप बहुत तेजी के साथ पकड़ लेंगे, क्योंकि आपने उसको पहले से ही पढ़ रखा हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं सर आज चैप्टर नंबर 1 के बारे में। सर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब जब भारत आजाद हुआ उस शाम को तक भारत की स्थिति कैसे थी, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि उस टाइम तक भारत की स्थिति कैसे थी। ठीक है, तो उसके बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं सर। भारत की स्थिति कैसी थी उसके बारे में लोग बात करते हैं सर। इंट्रोडक्शन बेसिक सा क्या है सर, कि पहली बात तो देखिए क्या है कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है सर, जहां पर एक कंट्री दूसरी कंट्री की कॉलोनी है। एक कंट्री राज करने वाली हो और दूसरी कंट्री उसके ऊपर सर उसकी कॉलोनी हो। मतलब जैसे आप अपने मोहल्ले में रहते हैं, अपनी कॉलोनी में रहते हैं, तो आप धमकी देते हैं ना किसी को, इस मोहल्ले के अंदर एक भी पत्ता मेरी मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता है। उसी तरीके जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर राज कर रही होती है, तो जो भी इकोनॉमिकल रूल एंड रेगुलेशन राज करने वाली कंट्री बनाती है, कॉलोनी कंट्री उसको फॉलो करती है। ठीक है, तो बेसिक सी बात बताएं, इट रिफर्स टू द सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज अंडर वन कंट्री बीइंग रूलर एंड अनदर कंट्री बीइंग कॉलोनी। एक कंट्री राज करने वाली होती है, दूसरी कंट्री उसकी क्या होती है, एज अ कॉलोनी होती है। जो भी रूल एंड रेगुलेशन तैयार करती है रूलर कंट्री, उसको कॉलोनी कंट्री को एक्सेप्ट करना होता है और मानना होता है। ठीक है, ठीक, two country under which country being the ruler and another being the colony, and the ruling country determine their economic policy of the economy। ठीक है, रूलिंग कंट्री डिसाइड करती है कि क्या इकोनॉमिक पॉलिसी आपके यहां होगी। ठीक है, ये बात करते हैं कॉलोनियल रूल के बारे में। ठीक, in the colony rule stay around 200 years, 1757 to 1947, under which the British exploit the Indian country and form the economic policy in India। ठीक है, 200 साल तक, करीब करीब 200 साल तक भारत का प्रॉपर ब्रिटिशर ने शोषण किया। ठीक है, प्रॉपर शोषण किया, इकोनॉमिक पॉलिसी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ठीक है, और अपने ही रूल एंड रेगुलेशन को अप्लाई करते रहे। ठीक, इतना क्लियर है। अगर आगे बात करते हैं सर, स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है। जब हम किताब उठाते हैं देखते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जो रुकी हुई इकोनॉमी, जिसका ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसका पाथ ऑफ डेवलपमेंट क्या हो गया, बहुत स्लो हो, या पाथ ऑफ डेवलपमेंट जीरो हो चुका हो। ठीक है, डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा हो। ठीक है, लिखा हो स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी refers to the economy which is stuck or very low, it is a path of development। path of development बहुत स्लो हो या स्टक्ड हो गई हो, रुक गई हो, ऐसी इकोनॉमी, रुकी हुई इकोनॉमी जहां पर किसी तरीके का डेवलपमेंट एक्टिविटी ना हो रही हो, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन कुछ ऐसे ही थी एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बिफोर एंड आफ्टर दोनों बोल सकते हैं, बट बेसिकली क्या था, बिफोर। ठीक है, आफ्टर में तो हमने काफी चेंज किए हैं, लेकिन बिफोर में क्या था सर, स्टैग्नेंट पोजीशन की इकोनॉमी में हम काम कर रहे थे। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल, ये कभी कभी आपके एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं सर। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल। ठीक है, कॉलोनियल रूल मतलब जब हम किसी कंट्री के कॉलोनी थे तो क्या क्या फीचर्स थे। ठीक है, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की कंडीशन में क्या था, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड फॉर द पीपल्स। आवर
country around 85% population depend on agriculture sector. Around 85% पॉपुलेशन ऐसी थी जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करती थी, क्योंकि हमको सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर जिसको आप बोलते हैं, या सेकेंडरी सेक्टर के बारे में हम ज्यादा अवेयर नहीं थे उस टाइम तक। ठीक, 85% इकोनॉमिक ड्राइव देयर द लाइवहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। करीब करीब 85% लोग ऐसे थे, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली फॉर्म में वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जुड़े थे, उनका एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर ही हुआ करता था। आगे बात करते हैं, फार्मर राइज ओनली दोज क्रॉप्स विच ही नीड फॉर हिज ओन यूज एंड शेयर द सेम with the village artisan supplied him with simple manufacturing that he needed for domestic consumption. डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, ठीक है, मतलब विलेज के आर्टिशन के लिए, अपने खुद के कंजम्पशन के लिए विलेज के आर्टिशन और अपने खुद के कंजम्पशन के लिए ही क्या करते थे, फार्मर्स प्रोडक्शन करते थे। मतलब जो भारत के अंदर फार्मर्स थे वो क्या करते थे, वो सिर्फ उतना ही उगाते थे जितना वो स्वयं खा सकें और विलेज के कुछ आर्टिशन को खिला सकें, उससे ज़्यादा ये कंज्यूम या उससे ज़्यादा ये प्रोडक्शन नहीं करते थे, खेती नहीं करते थे, क्योंकि इनके पास लैक ऑफ स्टोरेज का भी एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता था। ठीक, इंडिया एंजॉय द एक्सटेंसिव ट्रेड बोथ विद इन द कंट्री एंड अदर कंट्री एशिया एंड यूरोप। देखो जो ट्रेड था हमारा उसको इंडिया प्रॉपर एंजॉय कर रहा था एशिया एंड यूरोप के बीच में जो भी ट्रेड्स हो रहे थे। ठीक है, इंडिया वाज द फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया फेमस किस लिए था सर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए फेमस था। 1757 के पहले के बारे में बता रहा हूं, जब भारत गुलाम नहीं हुआ था, एक सोने की चिड़िया थी, ठीक है, तब के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, क्लियर इतना, डन, चलो।